नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट का अगला भाग लेकर आए हैं और इस भाग में चूँकि हम अगले पॉइंटों को कवर करेंगे। चूँकि पिछली वीडियो में आप लोगों ने प्रतिरोध के बारे में समझा था और उसके समायोजन के बारे में समझा था, ठीक है ना? आज हम उसके आगे चलेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी समझने में या कुछ टॉपिक जो समझ में नहीं आते होंगे, तो आप उसे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसे उसका पूरा सॉल्यूशन देने का प्रयास करूँगा, ठीक है ना? तो आप लोग निरंतर बने रहिए और मेहनत करिए, मेहनत से पढ़िए, ठीक है ना? क्योंकि बिना मेहनत का आपको कुछ मिलने वाला नहीं है और आप जितना शॉर्टकट में चलेंगे उतना ही दूर हो जाएँगे, ठीक है ना? तो आप डीपली पढ़िए, ढंग से इसका अध्ययन करिए, ठीक है ना? तो चलते हैं, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में हम अति चालकता के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अति चालकता, ठीक ना? अति चालकता। देखिए पिछली वीडियो में आपने क्या पढ़ा था? चालकता पढ़ा था, ठीक है ना? चालकता पढ़ा था। तो चालकता क्या था कि जो मतलब प्रतिरोध का विलोम होता है, प्रतिरोध का उल्टा होता है। मतलब प्रतिरोध अगर कम हो जाता है तो चालकता बढ़ती है। मतलब जो धारा का वो प्रवाहित करती है या धारा जो प्रवाहित होती है वही तो चालकता है। बात समझे? तो हमें अब अति चालकता पढ़ना है। तो अति चालकता का मतलब क्या हुआ कि इसमें प्रतिरोध ना के बराबर हो जाएगा। बात समझे? बताया था ना, नाली में जब आप खरपतवार डालेंगे तो पानी रुकेगा। अब वही सारा हटा दीजिए तो पानी तो पूरा बहेगा ना। बात समझे? तो आपको आज जो है बस ये सीखना है कि अति चालकता क्या होगा। तो अब तो समझ गए होंगे कि ऐसा चालक जिसमें प्रतिरोध बहुत ही ना के बराबर हो, नगण्य हो, यानी शून्य हो। तो देखिए हर धातु जो होते हैं ना, किसी टेम्परेचर पे जब आते हैं, कोई भी चालक है अगर किसी टेम्परेचर पर आते ही, एक विशेष तापमान पर आते ही जब उसका प्रतिरोध शून्य हो जाता है तो उसी को हम अति चालकता कहते हैं। बात समझ में आ गया? क्लियर बात समझ में आ गया कि जब किसी चालक, लिख देते हैं, लिखें, जब किसी चालक के निश्चित ताप पर ले जाने पर उसका प्रतिरोध शून्य हो जाए तो उसे अति चालकता कहते हैं। बात समझ में आ गई? क्लियर है ना? देखिए आप जो एल्युमिनियम से करंट जाता है, कॉपर से जाता है, या फिर आप जो कोई भी धातु ले लो, पारा इवन ले लो, पारा में, तो इनका जब टेम्परेचर आप डाउन करते हो, ठीक है ना, तो वो या किसी टेम्परेचर पर उनको ले जाते हो जहाँ पे उसका प्रतिरोध क्या होता है? शून्य हो जाता है। तो उस टेम्परेचर पे वो जो धातु होती है, वो जो चालक होता है, अति चालकता का काम करता है, यानी कि ये अति चालक बन जाता है। उसमें धारा बहुत ही तेजी से बहती है। बात समझ में आ गया? क्लियर बात समझ में आ गया? तो अति चालकता समझ में आ गया। तो देखिए कुछ धातुओं के तो टेम्परेचर बने होते हैं कि किस धातु का कितना टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर पर जाकर वो अति चालकता का कार्य करता है, ठीक है ना? तो मैं यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना? तो दोस्तों देखो, पारा जो होता है ना, पारा को अगर 4.2 केल्विन पे लाओगे तो ये अति चालकता का काम करता है, ठीक है ना? उसी तरह से टंगस्टन को देख लो, 0.1 केल्विन पे लाओगे तो ये अति चालकता का काम करेगा। कैडमियम जो होता है 0.56 केल्विन पे ले जाओगे तो ये अति चालकता का काम करेगा। इसी तरह एल्युमिनियम को 1.19 केल्विन पे ले जाओगे तो अति चालकता का कार्य करता है। टीन है 3.7 केल्विन पर अति चालकता का कार्य करेगा। और शीशा जो होता है 7.2 केल्विन पर चालकता का कार्य करेगा। तो ये बात समझ में आ गया कि चालकता क्या होता है। और कुछ जो चालक होते हैं, जो भी चालक होते हैं, वो किसी एक निश्चित टेम्परेचर पर जब वो पहुंचते हैं तो वह एक चालकता का कार्य करते हैं। बात समझ में आ गया? अब हम चालकता के कुछ प्रयोग है, हम इस चालकता जो अति चालकता जो होते हैं इनका हम प्रयोग कहाँ करते हैं इसको देख लेते हैं, ठीक है? तो देखिए दोस्तों, अति चालकता का जो आप प्रयोग है ना, इनका जो आप प्रयोग कहाँ करते हो, तो पहला प्रयोग तो आप करोगे
जब आपको विद्युत को दूर भेजनी हो, ठीक है ना, जब आप विद्युत को चाहते हैं दूर तक भेजने के लिए, दूर भेजना हो, ठीक है ना, भेजने के लिए, बात समझ रहे हैं ना, कि जब आप किसी मतलब विद्युत धारा को अगर दूरी तक, बहुत दूर तक भेजना है तो अति चालकता का प्रयोग किया जाता है। ये नॉर्मल वायर का प्रयोग नहीं किया जाता है। जो आपका जो पावर प्लांट होता है वहाँ से जो बिजली आती है वो अति चालकता द्वारा आती है, नहीं तो वो आते आते खत्म हो जाती। तो इसीलिए उसको हम अति चालकता से भेजते हैं ताकि वो पूरी पूरी मात्रा में पहुंच जाए अपने डेस्टिनेशन पे। बात समझ रहे हैं ना। तो पहला काम तो ये हो गया। दूसरा काम ये हो जाता है कि हम जो ये अतिचालक होते हैं ना, जो अतिचालक होते हैं इनका रिंग बनाते हैं, रिंग बनाकर बनाकर विद्युत को संग्रहित करते हैं। क्या करते हैं? संग्रहित करते हैं। बात समझे? संग्रहित करते हैं। संग्रहित करके हम जब चाहें तब उसका प्रयोग कर लेते हैं, समय के अनुसार हम इसका प्रयोग कर लेते हैं। तीसरा काम ये, दूसरा काम ये हो गया, ठीक है ना। और तीसरा जो काम होता है कि अति चालक का प्रयोग करके, अति जो चालक होते हैं का प्रयोग कर प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। बात समझ में? अगर आपको प्रबल चुंबकीय क्षेत्र पैदा करना हो तो अति चालकता का प्रयोग किया जाता है। अगर आपको विद्युत को कहीं संग्रहित करना है ताकि हम बाद में इसका उपयोग कर सकें तो हम अति चालकता का रिंग बनाकर उसमें संग्रहित करते हैं। और विद्युत को अगर दूर भेजना हो तो हम अति चालकता का प्रयोग करते हैं। ये बात समझ में आ गया? क्लियर समझ में आ गया? तो ये बातें आप याद रखिएगा। अब हम चलते हैं विद्युत ऊर्जा, ठीक है ना। विद्युत ऊर्जा क्या होती है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वैद्युत ऊर्जा को देखें कि आपकी ये जो वैद्युत ऊर्जा होती है ये क्या होती है। तो आप देख लीजिए, किसी चालक में अगर धारा प्रवाहित हो रही है तो उसमें ऊर्जा व्यय होती है। आप ही चल रहे हैं, आप ही कोई काम कर रहे हैं तो आपके द्वारा ऊर्जा का ह्रास होता है कि नहीं होता है? भाई आप काम करते हैं तो आपको थकावट होती है कि नहीं होती है? ऐसा तो है नहीं कि आप लगातार करते ही चले जाते हैं, थकते ही नहीं है, मतलब आपकी ऊर्जा खत्म होती नहीं है, होती है ना, आप थक जाते हैं। तो उसी तरह से जब धारा प्रवाहित हो रही होती है तो उसमें भी ऊर्जा का ह्रास होता है, यानी उसमें ऊर्जा लगती है, ठीक है ना, ऊर्जा व्यय हो रही होती है। वही जो ऊर्जा व्यय हो रही है वही ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा कहलाती है। बात समझ में आ गया? तो लिखेंगे क्या कि किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह होने पर जो ऊर्जा व्यय होती है उसे ही वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। बात समझ में आ गया कि किसी चालक में जो विद्युत आवेश प्रवाहित हो रहा होता है तो उसमें जो ऊर्जा व्यय हो रही होती है उसी को आप वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। और ये जो वैद्युत ऊर्जा होती है, ठीक ना, यह वैद्युत जो ऊर्जा होती है वो आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किए गए कार्य के बराबर होती है। बात समझ में आ रहा है कि जो वैद्युत ऊर्जा होती है, किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आप ले जाने में जो कार्य करते हैं वही वैद्युत ऊर्जा होती है। बात समझ में आ गया?
मीन्स कह सकते हो कि जो वैद्युत ऊर्जा होता है वो W के बराबर होता है, बस कृत कार्य के बराबर होता है। एक आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो आप कार्य कर रहे हैं वही मतलब आपका वैद्युत ऊर्जा होती है, ठीक है ना, उसी के बराबर होती है। बात समझ में आ रहा है? तो आपने पढ़ा था विभवांतर, तो विभवांतर में आपने क्या पढ़ा था कि विभवांतर जो होता है एकांक आवेश पर किया गया कार्य, एकांक आवेश पर किया गया कार्य, यानी एकांक आवेश को ले जाने में जो कार्य करना पड़ा वही आपका विभवांतर है। तो यहाँ से आप देखते हो कि W बराबर V इंटू क्यू लिख सकते हो क्या? W बराबर V इंटू क्यू लिख सकते हो। तो इसका मतलब जो वैद्युत ऊर्जा हुआ V इंटू क्यू हो गया। बात समझ में आ गया? वैद्युत ऊर्जा बराबर आप कह सकते हैं V इंटू क्यू। अब देखो यहाँ से एक तो वैद्युत ऊर्जा बराबर आपका ये फॉर्मूला हो गया कि V इंटू क्यू होता है। दूसरा V को आप बदल सकते हो क्या? V को आप लिख सकते हैं IR और Q को हम जो है कि Q को क्या लिख सकते हो? IT बोलो, क्योंकि I बराबर Q बाई टी आपने पढ़ा है, तो Q बराबर IT होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो अब देखो यहाँ कैपिटल लिख देता हूँ मैं IT, आई आपको दिख रहा होगा, तो आपको क्या दिख रहा है? I स्क्वायर RT, ये भी वैद्युत ऊर्जा का एक फॉर्मूला आ गया वैद्युत ऊर्जा का। ओ दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है, सॉरी। तो इसको देखो गुणा करो तो क्या दिखा आपको? I स्क्वायर RT, ये भी वैद्युत ऊर्जा का एक फॉर्मूला आ गया। यानी वैद्युत ऊर्जा का आपने V इंटू क्यू देख लिया, उसके बाद I स्क्वायर RT देखा। उसी तरह से हम जो है कि केवल Q को बदल दें, केवल Q को बदल दें, तो केवल Q देखो इधर मैं लिख दे रहा हूँ, तो ये तो V है, चलो ऐसे कर लेते हैं कि V इंटू क्यू तो है ही है, V को ऐसे ही रखो, Q को IT लिख सकते हो ना, तो क्या बना जी? VIT, यही वैद्युत ऊर्जा है, ठीक है ना। वैद्युत ऊर्जा का फॉर्मूला आपने देख लिया, तीन आपने देख लिया, VQ हो गया या I स्क्वायर RT कह सकते हैं या VIT कह सकते हैं। बात समझ में आ गया? तो वैद्युत ऊर्जा आपका क्लियर हो जाना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको, ठीक है ना। क्लियर बात समझ में आ रही है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब हम विद्युत शक्ति को देख लेते हैं कि विद्युत शक्ति आपकी क्या होती है। तो विद्युत शक्ति क्या होती है, तो आप देखो, अगर मैं विद्युत शक्ति को हटाकर केवल आपसे कहूँ शक्ति क्या होता है, तो आप पहले से पढ़े हैं शक्ति बराबर होता है कार्य बटे में समय। कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। ये तो आप पढ़ ही चुके हैं मापन में ना, ठीक है ना। तो शक्ति बराबर होता है कार्य बटे में समय, तो बस वही है और इसमें कुछ अलग नहीं है। तो वही करोगे कि किसी वैद्युत आवेश पर, ठीक है ना, लिख देंगे भाई, किसी वैद्युत आवेश, दिख रहा है ना, विजिबल है, हाँ। किसी वैद्युत आवेश पर किए गए कार्य की दर को आप क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति कहते हैं। बात समझ में आ गया? विद्युत शक्ति कहते हैं। ये बात समझ रहे हैं? विद्युत शक्ति कहते हैं। क्लियर हो गया ना? विद्युत शक्ति किसे कहते हैं? तो किसी वैद्युत आवेश पर किए गए कार्य की दर को आप विद्युत शक्ति कहते हैं। इसको P से डिनोट करते हैं, मीन से W बाई टी ही हो जाता है, ठीक है ना। बात समझ में आ गया? अब W को आपने क्या लिखा था? V इंटू क्यू लिखा था बाई टी, बोलो दिख रहा है? अच्छा, अब देखो V को V रखो, इसको हम I इंटू टी कर सकते हैं, बटे में T हो गया तो कट के आपका VI बन गया। तो P का एक तो फॉर्मूला हो गया VI। बात समझ में आ रहा है? ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, दूसरा जो ये VI है, V को हम रहने देते हैं, I को हम क्या कर सकते हैं? I बराबर हम क्या कर सकते हैं? V बटे में R लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपको V स्क्वायर अपन R मिल जाएगा। तो P का एक और फॉर्मूला आप डिनोट का मतलब डेरिवेट कर लिए। बात समझ रहे हैं ना? उसी तरह से P बराबर जो VI था, V को चेंज कर दो तो V बराबर IR होता है और आगे I है ही है, तो I स्क्वायर R हो जाएगा। I स्क्वायर R थोड़ी साफ लिख दें, I स्क्वायर R। ये समझ पा रहे हैं आप लोग ना? थोड़ी शॉर्टकट में मार दे रहा हूँ, ये वाला बार बार नहीं लिख रहा हूँ,
क्योंकि देखो V को मैंने V रोका, I को बस V बटे में R लिख दिया, तो उसको V स्क्वायर बटे R मिल गया। अब यहाँ मैंने क्या किया, V को ही कन्वर्ट कर दिया, तो V बराबर IR होता है, और I ये जो देख रहे हो वही I है, तो I का गुणा करोगे I स्क्वायर R हो जाएगा, तो P बराबर ये भी आपको दिख गया। बात समझ रहे हैं ना। वही चीज यहाँ पर अगर कन्वर्ट कर देते हैं, यहाँ पर V बराबर IR लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, IR3/T। बात समझे। या यहाँ पर भी चेंज करते हैं तो IR मिलेगा, IR, तो ये वाला निकल के आपके सामने आ जाएगा। तो बात समझ में आ गया होगा, पावर का मतलब आप वैद्युत शक्ति क्या होती है ये समझ गए। मात्रक की बात अगर की जाए तो देखिए, मात्रक की बात अगर करते हो तो P बराबर, अभी तो आप पढ़े W/T, और W का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, और आप जो है T का मतलब सेकेंड जानते हैं, तो ये क्या हुआ, जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड, और इसी का नाम है वाट। बात समझे, W से ही डिनोट होता है तो वाट होता है, तो पावर का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। ये बात समझ में आ गया, क्लियर, बात समझ में आ गया। तो पावर में देखो, पावर क्या होता है, एक हॉर्स पावर जो होता है 746 वाट का होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। एक जो हॉर्स पावर होता है यानी HP जिसे बोलते हो, यानी एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट होता है। बात समझ में आ गया। आपके घरों में जो मोटर लगे होते हैं ना, जो ट्यूबवेल का मोटर होता है, आटा पीसने की चक्की में जो मोटर लगा होता है, वो ऐसे ही हार्स पावर के होते हैं, ठीक है ना। तो भोजपुरी में हाथ पावर बोल देते हैं हम लोग कि मोटर कितने हाथ पावर का है, तो वो हाथ पावर नहीं होता है, हॉर्स पावर होता है, अश्वशक्ति होती है, ठीक है ना। तो 746 वाट का होता है, ठीक है ना। बात समझे। इसका दूसरा होता है कि किलो वाट होता है, किलो वाट होता है, तो 1 किलो वाट में कितना होता है भैया, तो 1000 वाट होता है। बात समझ में आ गया। उसी तरह से मेगावाट होता है, तो मेगावाट में क्या हो गया, 1 मेगावाट में 10 की पावर 6 वाट हो जाता है। बात समझ में आ गया, या 1000 किलोवाट हो जाता है। तो ये बात समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा कट गया होगा, लेकिन आप सुने हो तो मैनेज कर लीजिएगा। 1 मेगावाट में 10 की पावर 6 वाट हो जाता है। तो ये विद्युत शक्ति आप समझ गए होंगे, क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। अब हम चलते हैं, जो वैद्युत ऊर्जा आपकी खपत होती है घरों में, बिजली जो आपके घर में बिजली आई है, मीटर लगा हुआ, जो खपत होती है उसकी आप माप कैसे करते हैं, उसके बारे में हम लोग थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है ना। तो चलिए दोस्तों, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, विद्युत ऊर्जा की माप। जो विद्युत ऊर्जा होती है, ऊर्जा की माप कैसे करते हो, ठीक है ना। बात समझे। तो देखो, विद्युत ऊर्जा की जो हम माप करते हैं ना, वो किस में करते हैं, चूंकि एक बात समझ लेना कि ऊर्जा ही है, ठीक है ना, विद्युत ऊर्जा। तो जो घर में विद्युत खपत होती है, यानी कि घर में जो जो विद्युत खपत होती है उसका माप जो है कि विद्युत ऊर्जा से की जाती है, ना कि विद्युत शक्ति से। बात समझे कि नहीं। मतलब कहने का अर्थ हुआ कि घर में जो आप विद्युत ऊर्जा खर्च करते हैं, वो वैद्युत ऊर्जा को मापा जाता है कि कितना वैद्युत ऊर्जा खपत हुई है। बात समझ में आ रहा है। ये जो विद्युत शक्ति अभी आप पढ़े, ये नहीं मापा जाता, वो बस ये किसी इंस्ट्रूमेंट के पावर को मापा जाता है कि उसकी कितनी शक्ति हो, कितना लोड ले सकता है, वो शक्ति वो होती है। लेकिन ये घर में जो लाइट, ट्यूबलाइट, आपका पंखा, टीवी, रेफ्रिजरेटर, जो भी है, जो भी इंस्ट्रूमेंट आप चला रहे हो, तो जो ऊर्जा उसमें खपत हो रही है ना, वो ऊर्जा की माप ही वैद्युत ऊर्जा की माप होती है। बात समझ में आ गया। और चूंकि आप जानते हैं कि जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा का जो मात्रक होता है क्या होता है, जूल होता है। तो इसका भी मात्रक क्या होगा, जूल ही होगा।
लेकिन जूल बहुत ही छोटी राशि होगी। विद्युत तो बहुत बड़ी राशि में हम खपत करते हैं, इसलिए जो विद्युत ऊर्जा की माप होती है उसका जो मात्रक कह लो तो वो हो जाता है किलोवाट आवर, किलोवाट घंटा। क्या बोलते हैं इसको? किलोवाट घंटा। बात समझ में आ रहा है? हम जो घर में विद्युत खपत करते हैं उसको हम किलोवाट घंटा में मापते हैं, जूल में नहीं मापते, क्योंकि जूल बहुत छोटी सी राशि हो जाती है। हम इन दोनों में संबंध निकालना आपको सिखाएंगे, घबराइएगा मत, अभी कैसे निकालेंगे। तो देखो अब क्या हुआ कि किलोवाट घंटा में आप माप लेते हैं, ठीक है ना। और चूंकि इसका एक्चुअल नाम क्या होता है, इसका एक्चुअल नाम होता है BTU, यानी कि बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। क्या बोलते हैं इसको? चलो ऐसे हिंदी ये में लिख देते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। बात समझ में आ गया? तो हम घर में जो भी विद्युत ऊर्जा खपत होती है उसको BTU में मापते हैं, और इसी BTU को हम क्या कहते हैं, सिर्फ नाम देते हैं यूनिट। बात समझे? हमें यूनिट में मापते हैं, मीन्स कहने का कि आपके घर में कितनी यूनिट बिजली खर्चा हुई है। आपने यही सुना होगा, कोई कहा मेरे घर की जो यार 200 यूनिट खर्च हुई है, इस महीने जो है कि 300 यूनिट बढ़ी है। तो यूनिट आपने नाम सुना होगा, वहाँ किलोवाट घंटा आपने नहीं सुना होगा। तो वही किलोवाट घंटा का जो एक्चुअल नाम होता है वो है BTU, यानी बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। बात समझ में आ गया? और इसी को हम शॉर्ट में क्या कह देते हैं, यूनिट कहते हैं। बात समझ में आ गया? तो अब देखिए आपका यहीं पर दिखा देते हैं कि 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होता है, यहीं पर हम देख लेते हैं। तो देखो 1 किलोवाट में 1000 वाट होगा, ये तो क्लियर है। उसके बाद 1 घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं, ठीक है ना। और ये जो अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो 3.6 गुणे 10 की पावर 3 यहाँ है, 2 यहाँ है, 5 हो गए जी। और मतलब कि यहाँ पर आपने दशमलव लगा दिया है तो 3 3 6 हो जाएगा। बात समझे? वाट सेकेंड। बात समझे? कितना वाट? देखो गुणा करेंगे तो 3 जीरो और बढ़ाओगे तो 3 4 5, ठीक है ना। 6 पे दशमलव लगा रहे हो तो पावर 6 हो गया। अब इसी को कहते हैं, ठीक है ना, इसी को आप कहते हो क्या, जूल। तो 1 किलोवाट में 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल होता है। बात समझ में आ गया? जूल सेकेंड, जूल क्या होता है, सेकेंड होता है। वाट सॉरी नहीं, जूल ही होता है। ओके सॉरी, जूल में हमें दिखाना था, तो यही वाट सेकेंड क्या होता है, जूल होता है। बात समझ में आ गया? क्लियर है ना? कोई डाउट नहीं रहनी चाहिए। ओह मैं नीचे का गायब हो गया क्या? नहीं दिख रहा है, दिख रहा है 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल। जूल ही यहाँ पे मिट गया, फिर भी समझ लीजिएगा आप लोगों को, इधर लिख देता हूँ मैं कि 1 किलोवाट आवर बराबर 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल। ये बस आप जान जाइए, ठीक है ना। तो जूल छोटी इकाई होती है और किलोवाट घंटा बड़ी इकाई होती है। तो घर में जो विद्युत खपत हो रही होती है वो किलोवाट घंटा में खपत होती है, और हम उसको यूनिट में मापते हैं, ठीक है ना। हम किस में मापते हैं, यूनिट में मापते हैं। तो आपने विद्युत को मापना भी सीख लिया। अब जो है कि हम आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, और अभी आपने जो ये देखा इस पर एक सवाल आपको बताता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। मान लीजिए कि एक बल्ब है और वो 100 वाट का है, ठीक है ना। 100 वाट का बल्ब है जो कि रोज जो है रोज 10 घंटे जलता है, ठीक है ना। रोज 10 घंटे जलता है, रोज को गोली मार दो। हमने कहा अगर वो 10 घंटे जला और उसका जो आपका यूनिट रेट है ना, यूनिट जो रेट है, मतलब कि 1 यूनिट का जो पैसा है वो 5 रुपये है, ठीक है ना। 1 यूनिट का दाम 5 रुपये है। तो आपको ये बताना है कि आपका बिल जो होगा कितने का होगा। बात समझ में आ रहा है? जो आपकी बिल होगी, मतलब जितना आपको पेड करना होगा वो कितने रुपये का आ जाएगा। बात समझे?
क्या समझे कि आपके पास 100 वाट का एक बल्ब है, बात समझे, और उसको 10 घंटे आप जलाते हैं, तो 5 रुपये के रेट से आपको कितना पैसा देना पड़ेगा। अभी सिर्फ 10 घंटे की बात कर रहा हूँ मैं, महीने का हम बाद में निकालेंगे। तो आप देखिए कैसे क्या निकालेंगे, तो पहले यूनिट बराबर निकालोगे, जो आपकी यूनिट है वो कितनी होगी, तो आप जानते हो भैया यूनिट होती है किलोवाट आर होती है। तो किलो आठ आर का मतलब कि देखो कैसे हम निकालेंगे कि ये 100 वाट तो है, 100 वाट है, और आर कितना है 10 घंटे, ये घंटे में ही रहेगा और ये वाट किलो वाट में होगा। बात समझ में आ रहा है, तो ये तो वाट है, तो वाट को किलो वाट में बदलना होगा, तो आप क्या करोगे बटे 1000 कर दोगे। बात समझे, तो ये हो गया किलो वाट, और ये 10 घंटे। देखो यूनिट आपको समझ में आ रही है, किलो वाट घंटा। आपको हमेशा किलो वाट आर में ही चेंज करना है, याद रखिएगा। वो वाट में दिया होगा सब कुछ, यहाँ मिनट में भी दिया होगा, लेकिन आपको घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो याद रखना यूनिट हमेशा किलोवाट घंटे में होती है। तो ये अगर देखो तो 1 किलोवाट ही तो आया, 1 किलोवाट आर यानी कि 1 यूनिट आया, और 1 यूनिट का दाम 5 रुपया, उसने खुद बताया था कि 1 यूनिट का दाम 5 रुपया था। भाई 1 यूनिट है तो खर्चा क्या होगा, 1 गुणे 5 होगा, मतलब 5 रुपये आपको देना पड़ेगा। बोलो बात समझ में आ गया, क्लियर बात समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अगर ये समझ में आ गया है तो हम कुछ और सवाल में चेंजेस कर देते हैं, ठीक है ना। चलिए 10 वाट का बल्ब है, यहाँ पे चेंज करते हैं। चलो यार हटाओ, चलो एक बल्ब ले लिया, वो 100 वाट का ही है, ठीक है ना, 100 वाट का है, और डेली 5 घंटे जलता है, ठीक है ना। एक आपने टीवी आपके घर पे जो 50 वाट की है, और डेली ये 3 घंटे चलती है, ठीक है ना। एक आपका जो पंखा है, ठीक है ना, फैन यानी पंखा पंखा है, वो भी 50 वाट का है, और वो डेली जो है कि 10 घंटे चलता है, ठीक है ना, बात समझे। उसके बाद आपका जो मान लीजिए फ्रिज है आपका, एक फ्रिज ले लेते हैं, वो भी 50 वाट का ही ले लेते हैं, और वह जो है कि जब फ्रिज जो है आपका, चलो ये भी लगभग 10 घंटे ही चलता है, फिर तो ऑटो हो जाता है। अब इतना मतलब कि इतने आपके उपकरण हैं, ये डेली इतना चल रहे हैं, तो आपको बताना है कि माह में माह में मतलब एक माह में, ठीक है ना, माह में जो है कि 3 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिल कितना होगा, आपको बिल बताना है। बात समझिएगा, क्लियर है ना। तो आप देखो सबसे पहले तो आपको टारगेट वही रखना है किलोवाट घंटा, सबको किलोवाट घंटे में कन्वर्ट करना है। तो पहले बल्ब की बात आती है, तो ये 100 वाट का है, 100 वाट का है, 5 घंटे डेली चलता है, यानी कि 500 वाट एक दिन में खर्चा किया। बात समझ रहे हैं ना, वाट आर हो गया, 500 वाट आर हो गया। उसके बाद ये 50 वाट का है, 3 घंटा चला है, तो ये 150 वाट आर हो गया। बात समझ रहे हैं ना। उसके बाद ये 50 वाट का है, 10 घंटा रोज चल रहा है, तो ये 500 वाट आर हो गया। और ये 50 वाट का है, ये भी 10 घंटा चलता है, तो ये भी 500 वाट आर हो गया। तो कुल वाट आर कितना हो गया, तो देखो 5 है ना, उसके बाद 15 16 1650 वाट आर हो गया। ये आप समझ पाए हैं, 1650 वाट आर आपका एक दिन का खर्च है। उसके बाद आपसे पूछा माह का ना, एक माह का, तो 1650 एक दिन का है, तो माह में 30 दिन होते हैं, तो ये 2 जीरो तो बढ़ा दो, और 3 पंजे 15 हो गया, और 16 तियाँ 48 49 हो जाएगा, यही ना, क्लियर बात समझ में आ गया। तो इतना वाट आर आपका खर्चा हुआ, लेकिन आपको मेजर किस में करना है, किलो वाट आर में। तो किलो वाट आर में अगर करना है तो आप इसमें 1000 से भाग कर दोगे। बात समझे कि नहीं। तो ये कितना आपका आ जाएगा जी, ये कितना आ गया, तो 49.50 किलो वाट आर, आप या कह सकते हो 49.50 यूनिट आपने विद्युत खर्च की। एक महीने में 49.50 यूनिट विद्युत आपने खर्च की है। बात क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है ना। तो अब देखें, ये नीचे का लाइन गायब हो गया है, मीन्स
देखिए यहाँ लिख देते हैं हम कि एक महीना में आपने 49.50 यूनिट बिजली खर्चा की है। किलोवाट का मतलब यूनिट, तो इतनी यूनिट आपने खर्चा की है। और एक यूनिट का दाम कितना है, 3 रुपया है, तो गुणा कर दो, 3 पंजे 15, 3 9 27, 1 28, 3 चौका 12, 2 14, मीन्स 148 रुपये 50 पैसे आपको देना होगा। बोलो बात समझ में आ गया? क्लियर समझ में आ गया ना कि आप अपने घर का अब विद्युत जो यूनिट होती है उसका खर्चा निकाल सकते हो, खुद कैलकुलेट कर सकते हो। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। बोलो बढ़िया से समझ में आया है? क्लियर समझ में आया है ना? तो अब आप निकाल लीजिएगा, ठीक है ना? तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं क्योंकि समय ज़्यादा ओवर हो रहा है, ठीक है ना? तो अगर ये वीडियो आप लोगों को वाकई में अच्छी लगती है, आपको समझ में आता है, तो आप जिम्मेदारी के साथ इसको शेयर करिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ठीक है ना? तो बस आज के लिए इतना ही रखें, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।